नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता आपके सामने हाजिर हैं अपने इस खास बुलेटिन के साथ, जिसका मकसद है कि आपको ऐसी तमाम खबरें दिखाएं जो आपको कहीं और देखने को ना मिल पाए। इसमें खबरों का अपडेट भी होता है और साथ ही साथ अच्छी खबरों का भरपूर डोज भी आपको मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्वेता। बिल्कुल, तो आपको हम बता दें, खास करके वो खबरें जैसा कि अनंत ने बताया जिससे आपका सीधा सरोकार भी होता है और आपको अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि जरा हट के खबरें होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं गुजरात में जारी सियासी घमासान से। आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के लिए प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज उन्होंने भरूच, सुरेंद्रनगर में जनसभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने औकात वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि उनकी औकात बस सेवा करने की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, वो अब सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो सियासी घमासान हर गुजरते दिन के साथ गुजरात में तेज होता जा रहा है। पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। लगातार गुजरात के अलग अलग हिस्सों में वो सियासी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, प्रचार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इसमें हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जनता की नब्ज को पकड़ा जा सके। गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं। उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की। राहुल गांधी ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 70 दिन से वो यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ यात्रा पर चल रहे हैं और इसे उन्होंने एकता की यात्रा बताया है। बिल्कुल, इससे पहले राहुल के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने की वजह से भारत जोड़ो आज और कल स्थगित कर दी गई थी। बताया गया कि 23 नवंबर यानी कि बुधवार को सुबह पहले की तरह यात्रा शुरू होगी। उसी दिन राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। तो आपको हम बता दें, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन चुनावी रण में बयानबाजियां भी खूब हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले आपने जिस तरह से सुना कि किस तरह से वार पलटवार हो रहा है, जो वार किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, उसका जवाब दिया जा रहा है गुजरात में। मैं आज गुजरात आया और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी, जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, आपके संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच गुजरात के पंचमहाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक रोड शो के लिए पहुंचे। तभी वहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच गए। और फिर ऐसा जब होता है सियासी इस टक्कर के अंदर, वैसा ही हुआ। उन्होंने केजरीवाल के रोड शो के दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। केजरीवाल के रोड शो के काफी करीब खड़े इन युवाओं ने काफी देर तक तेज आवाज में मोदी मोदी के नारे लगाए। वैसे कोई नई तस्वीर या नया मामला नहीं है। ऐसा अक्सर चुनावी माहौल के अंदर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जब विरोधी पक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। रैलियों में कई बार आमना सामना भी हो जाता है, लेकिन असल बात यह है कि जब ये नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का काफिला था और दोनों तरफ से जब कार्यकर्ता आमने सामने आए, तो श्वेता कोई नई बात नहीं है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ जाए। बिल्कुल, राजस्थान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शत्रुनाश के तहत युद्धाभ्यास किया। श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तानी सीमा के पास ये युद्धाभ्यास किया गया। रेगिस्तान में भारतीय रणबांकुरों ने अपना दम दिखाया। दम ऐसा कि जिसे देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाए। रेत के ऊंचे ऊंचे तीरों के बीच ये इलाका टैंकों की आवाज से थर्रा उठा। सेना के हेलीकॉप्टर्स भी इस युद्धाभ्यास में अपना दमखम दिखाने से नहीं चुके। हवा में मंडराते इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कमांडो को जमीन पर उतारा गया। इस युद्धाभ्यास की वजह से कुछ देर के लिए वो इलाका धूल के गुबार से भर गया, लेकिन अपने आप में ये देखने लायक था शत्रुनाश युद्धाभ्यास, जो कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में किया गया। भारतीय सेना का ये ऑपरेशन शत्रुनाश है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हमारे जवान जो हैं अपनी वीरता, अपने शौर्य को यहां पर दिखा रहे हैं।
और इनका दमखम, हमारी सेना का दमखम यहां पर देखने को मिला है। और श्वेता, सेना में कहा भी जाता है कि जितना आप अभ्यास में पसीना बहाएंगे उतना युद्ध में खून कम बहेगा। तो ऐसे युद्धाभ्यास लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, अलग अलग एक्सरसाइज होती रहती हैं, जिससे कि सेना हमारी हमेशा चौकस रहे, मुस्तैद रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। और उसी कड़ी में श्रीगंगानगर में ये युद्धाभ्यास किया गया। और इसी इलाके में आप देखिए कि एरियल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए चलिए अगली खबर भी राजस्थान से ही। आपको बता दें कि राजस्थान में ठंड का प्रकोप तेज हो चुका है। वहां के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी इलाके में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिसकी वजह से यह प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। सीकर के पहाड़ों पर धुंध का पहरा है, दूर दूर तक पहाड़ कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। इस कोहरे के साथ लोगों को शीतलहरी का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ठंड ने लोगों की मुश्किलें यहां पर अभी से ही बढ़ा दी है। लोग अलाव के सहारे दिन काट रहे हैं। इंसानों के अलावा जानवरों का भी ठंड से बुरा हाल है। मौसम विभाग का कहना है कि फतेहपुर शेखावटी समेत राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप इस शीतलहर से कपकपाते फतेहपुर शेखावटी इलाके का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस कदर ठंड इस समय पड़ रही है। और ये केवल मैदानी इलाकों का हाल नहीं है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, और उसका असर मैदानी इलाकों में अब लगातार बढ़ रहा है। हल्की हल्की ठंड की शुरुआत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में हो चुकी है और कई जगह ऐसे ही हैं जहां पर पारा बहुत नीचे लुढ़क चुका है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के बीच सैलानियों का जमावड़ा लग गया है। रामबन के नत्था टॉप इलाके में सैलानी बर्फ वाले इलाकों में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने सड़कों किनारे और पहाड़ों पर पड़ी बर्फ में जमकर मस्ती की है। गुनगुनी धूप के बीच लोग बर्फ से खेलते नजर आए। आपको बता दें, इस दौरान कुछ लोगों ने बर्फ की सफेद चादर के बीच संगीत की महफिल भी सजा दी। वहां कुछ युवा वादियों में गिटार बजाकर मस्ती करते हुए नजर आए। सैलानियों की भीड़ से कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो जम्मू की ये तस्वीरें देख रहे हैं रामबन की, जहां पर हर तरफ आपको यहां भी सफेद बर्फ की चादर नजर आएगी। और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो यहां के सैलानी जो यहां पर पहुंच रहे हैं दूर दूर से। बात जल्दी बर्फ पड़ गई तो हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है। कम से कम 15 साल के बाद ये नवंबर में बर्फ पड़ी, नहीं तो नवंबर में बर्फ कभी नहीं पड़ती है। तो अच्छा खासा काम चल रहा है हमारा। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में अपनी बर्फ देखी है। इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा वेदर है, वीकेंड का टाइम है और काफी रश है, बहुत मजा आ रहा है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पे नत्था टॉप, यहाँ पे आई थिंक सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल पड़ी है। हम फर्स्ट टाइम बर्फ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम, और हमारे बच्चे भी साथ में, दे आर फुली एंजॉयिंग एंड किड्स आर ऑलरेडी प्लेइंग विद द स्नोफॉल। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नो का। मैं नत्था टॉप पे आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्नो गिरी है। आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज में लाइक स्ले राइडिंग एंड स्नोमैन मेकिंग, स्नो फाइट्स एंड ऑल। स्पेशली यहाँ पे गोलगप्पे भी मिल रहे हैं। स्नो में गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कल सुबह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देंगे। केंद्र सरकार के भर्ती अभियान का ये दूसरा चरण है, जिसमें देश भर की 45 जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही ये मंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। सरकारी नौकरी रोजगार मेले के दूसरे चरण में पटना, चंडीगढ़, रायपुर, दिल्ली, पणजी, गुरुग्राम और श्रीनगर समेत 45 जगहों के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। झारखंड के देवघर में किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन पर गेंदे के फूलों की खेती की है। ये फूल अपनी खुशबू से इलाके के साथ साथ कई लोगों के जीवन में भी महक बिखेर रहे हैं। वहां फूलों की खेती की है एरिक मुंडा नाम के किसान ने। खेती करने से पहले एरिक मुंडा ने 18 साल तक भारतीय सेना में सेवा भी दी है। कल तक सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करने वाला ये जवान आज फूलों का कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सेना से रिटायर होने के बाद एरिक मुंडा ने अपने इलाके में कुछ करने की ठानी। फिर उन्होंने अपनी मेहनत से खेतों में इन फूलों को खिलाया। ऐसा कर वो उस इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। वो नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए आशा की किरण भी की तरह है। एरिक मुंडा के बेटे भी फूलों की खेती करने में अपने पिता की मदद कर रहे हैं।
और जमीन के साथ साथ थोड़ा कृषि विभाग के साथ हेल्प मिल जाए। जैसे अभी हमें पानी की जरूरत है, तो इसमें हम पानी पटाएंगे तो ये मेरा दिसंबर से जनवरी तक ये फुल रह जाएगा मेरा। तो पानी हमको ड्रिप चाहिए, ड्रिप लाइन चाहिए। हाथ से पटाना बहुत दिक्कत हो रहा है, पंप सेट में उतना पानी नहीं है कि हम कोई तालाब या तो नहर नहीं है कि वहां से हम पानी पटा दें। तो पानी के लिए ड्रिप जो बोलते हैं ना, ड्रिप लगाते हैं, वो ड्रिप हमको चाहिए इसमें अभी। तो उससे क्या होता है कि हम और अच्छा खेती करते हैं। अभी हम सोच रहे हैं वाटरमेलन का खेती करेंगे, नीचे मेरा धान की खेती लगा है, जैसे तुरंत काटेंगे वाटरमेलन का मैं खेती करूंगा, और उसको भी ऐसे लार्ज टाइप पर, बड़े पैमाने पर करूंगा मैं। चलिए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंजाब के अमृतसर के एक बेहद उम्दा कलाकार से, जो अपनी पेंटिंग के हुनर की वजह से लोगों की वाहवाही लूट रही है। इस कलाकार का नाम नेहा है। नेहा अब तक 100 से ज्यादा पेंटिंग बना चुकी हैं, जिनमें केदारनाथ धाम की पेंटिंग भी शामिल है। इनकी तस्वीरों को देखकर हर कोई इनकी सुंदरता में खो जाता है। नेहा के घर का हर एक कोना पेंटिंग से सजा हुआ है। बताया गया कि नेहा ने अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद पेंटिंग करना छोड़ दिया था और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए काम शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। नेहा ने फिर ब्रश उठाया और पेंटिंग में रंग भरना शुरू कर दिया। आज उनके इस हुनर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। खालसा एड के जो अर्शदीप सर हैं, उन्होंने मेरे को आज भी वो स्पोर्टिंग में हैं, उन्होंने सपोर्ट की और बोला कि जब तेरे पास इतना सब कुछ है तो तू क्यों फिर तू ऐसे कर रही है, तू अपने इसी में जा, ये काम अच्छा है। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपनी जॉब को छोड़कर अब मैंने इसी में ही अपना काम स्टार्ट किया है। राजस्थान के रणथंभौर में इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ है। गुलाबी सर्दियों के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक वहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। आम लोगों के अलावा बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां जंगली जानवरों को देखने और जंगल सफारी का मजा लेने के लिए पहुंच रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बीच बीते दौर की फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लन और टीवी अभिनेत्री दिशा परमार भी रणथंभौर पहुंचे। दोनों ने सुबह जंगल सफारी का मजा लिया और इस दौरान उन्होंने बाघिन को घूमते हुए भी यहां पर देखा। पूनम ढिल्लों और आपको हम बता दें कि इससे पहले भी रणथंभौर में टाइगर को देखने के लिए जा चुकी हैं। कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के जन्मदिन के मौके पर यहां पर पहुंचे थे। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। फेस्टिवल में इस बार 79 देशों से 280 फिल्में दिखाई जा रही हैं। साथ ही हिंदी समेत अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का प्रीमियर किया जा रहा है। ये फिल्म फेस्टिवल 28 नवंबर तक चलेगा। पहले दिन की खास बात यह रही कि इस फिल्म फेस्टिवल में प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। चिरंजीवी ने अपने करीब 4 दशक के करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी कई तेलुगु फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही हैं। पिछले 4 दशक के करियर में चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नंदी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो कैसा रहा फिल्म फेस्टिवल का आगाज, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आज हर क्षेत्र में लड़कियां नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लड़कियां क्रिकेट, फुटबॉल के अलावा टेबल टेनिस में भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। आलम यह है कि वहां लड़कियों के बीच टेबल टेनिस की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। इसके लिए बाकायदा उन्हें टेबल टेनिस की अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में वो देश के लिए पदक जीत सके। आपको बता दें, एक दौर ऐसा भी था जब युवाओं के सिर पर क्रिकेट का फीवर चढ़ा रहता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नए खेलों की तरफ लोगों की रुचि बढ़ी है। बात करें लड़कियों की खास करके, तो वो बढ़ चढ़कर इन दिनों हिस्सा ले रही हैं अलग अलग खेलों में। घाटी की लड़कियां चाहती हैं कि उनके लिए टेबल टेनिस और बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित होते रहे, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने और उसके प्रदर्शन का मौका मिलता रहे। इसी मकसद से सरकार ने वहां कई ट्रेनिंग अकेडमी भी खोली है। और ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि कभी भी टेबल टेनिस बहुत अच्छी गेम है और ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जो मतलब बहुत कंफर्टेबल है, जो कोई भी खेल सकता है। आप कश्मीर में देखिए, मतलब टेबल टेनिस अब ग्रो कर रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसी टूर्नामेंट्स होनी चाहिए, चाहे कोई भी गेम हो, तभी जाके प्लेयर्स आगे आ सकते हैं और वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि जैसे टेबल टेनिस है, ये एक इंडोर गेम है, दैट्स वाई मे बी कि लड़कियां या सॉफ्ट बॉल है वो लड़कियां पसंद करती है। अगर यहाँ पे जो यूथ है, स्पेशली गर्ल्स, यही पसंद करती है, तो हमें उनको वैसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो इन गेम्स में इंटरेस्ट और ज्यादा ले। कश्मीर में आप देखें कि
पहले से ही कोई कमी नहीं है, किसी भी आप फील्ड को उठा के देख लें। बट अब आप ये देखें कि गर्ल्स जैसे पहले सिर्फ क्रिकेट में, फुटबॉल में या उन गेम्स में आ रही थी, अब हमें टेबल टेनिस में गर्ल्स का बहुत पार्टिसिपेशन है। ये हमारे कॉलेज अभी एक आउटस्कर्ट में कॉलेज है टनमर्ग में, और इन बच्चों ने 3rd टाइम बैक टू बैक, आज ये फाइनल हार गए हैं फिजिकल कॉलेज से, बट इन्होंने 2 फाइनल्स पहले जीते। और इसी तरह से मैं वहाँ पे देख रहा हूँ उस गांव वाली जगह में भी कि बच्चों का इतना क्रेज है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका रंगारंग आगाज कतर में हो चुका है। एक दिन पहले ही दोहा के अल बायद स्टेडियम में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें दुनिया भर से फुटबॉल फैंस यहां पहुंचे। विश्व कप के रंगारंग आगाज की 3 भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में 900 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति की। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन फ्रांस समेत कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 ग्रुप में 4-4 टीमों को बांटा गया है। 29 दिन में 48 लीग मुकाबले समेत कुल 64 मैच खेले जाएंगे। लीग स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली 16 टीमें नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी। नॉकआउट मुकाबले 3 दिसंबर से खेले जाएंगे। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ फिलहाल इतना ही। अब कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 5 बजे।